नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और देश, दुनिया और प्रदेश में आज क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ खास अब तक हुआ, हर खबर पर आज डिटेल में बात करेंगे। आज महत्वपूर्ण दिन देश के लिहाज से इसलिए क्योंकि आज देश का लेखा जोखा पेश होना है। उसके अलावा आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास, हर खबर पर डिटेल में होगी बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आज आएगा मोदी 3.0 का पहला संपूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी बजट। युवा, महिलाओं और किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। पटल पर रखे जाएंगे 6 विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन। प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी होगी चर्चा। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र पर बनी रणनीति। विधायकों से मांगी गई 6 महीने के विकास कार्यों की रिपोर्ट। आगामी 6 माह के कार्य योजना की भी रिपोर्ट मांगी गई। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। एमपी में आज से 3 दिन तक आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस करेगी सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। विकास और योजनाओं को लेकर तैयार की जाएगी रिपोर्ट। शूटआउट के 3 आरोपियों को रायपुर लेकर पहुंची साइबर टीम। झारखंड से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल। चलिए हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं। पहली खबर, इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। उसके अलावा कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट के विवादित सवालों के जांच के भी निर्देश दिए हैं। जिन सवालों को विवाद है उसके निर्देश दिए गए हैं, जांच की जाए। वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो थी वो खारिज कर दी गई है। छठवीं खबर, आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग। हादसे के बाद एक सेलर लापता बताया जा रहा है। और विमेंस एशिया कप में भारत नेपाल के बीच खेला जाएगा आज मुकाबला। चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट की। आज देश का लेखा जोखा पेश होना है। मोदी 3.0 की पहली अग्नि परीक्षा आज है। तो मोदी 3.0 की पहली अग्नि परीक्षा आज है। चूंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने जा रही हैं, देश का लेखा जोखा पेश करने जा रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह पहला पूर्ण बजट होगा। 7वीं बार बजट पेश करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में संसद में शामिल होंगी। इधर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़े ऐलान इस बजट में संभव हैं। युवा, बेरोजगार किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। सुबह 8:40 पर वित्त मंत्री अपने निवास से मंत्रालय जाएंगी। सुबह 9 बजे मंत्रालय की टीम के साथ फोटो सेशन होगा। बजट तैयार करने वाली टीम के साथ में फोटो सेशन होगा, जैसा हमने हर बार प्रक्रिया में दिखाया है। वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन इसके बाद जाएंगी और वहां पर राष्ट्रपति की मंजूरी को लेने के बाद में सुबह 10 बजे बजट के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। वित्त राज्य मंत्री भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की शुरुआत कर देंगी। दोपहर 1 बजे बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आएगी। दोपहर 3 बजे के आसपास वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो कुल मिलाकर ये 3.0 मोदी 3.0 की पहली अग्नि परीक्षा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन परिस्थितियों में इस बार तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार बनी है, अकेले भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। लिहाजा गठबंधन दलों के साथ में, एनडीए के दलों के साथ में उनकी भूमिका को साधते हुए
अब ये बजट पेश किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि क्या इस बजट में कुछ बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं संभव हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। जाहिर सी बात है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो इन विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में हैं उन राज्यों की संभावनाओं को भी देखा जाएगा। दूसरा ये कि गठबंधन दलों के साथ में भी मिलकर सरकार चलानी है, तो कई सारी चीजें हैं। लिहाजा जो मुख्य रूप से जो बातें हमेशा से कही जाती रही है कि युवा, बेरोजगार और किसान, इनके लिए कोई बड़ी घोषणा इस बजट में संभव है। 12 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो क्या इस बार कोई टैक्स स्लैब्स, टैक्स पेयर्स के लिए कोई बड़ी राहत का ऐलान बजट में होगा? देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पटल पर इस दौरान 6 विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। 2 विभागों से जुड़े ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं। खेल विभाग में बिना टेंडर टी शर्ट और टोपी खरीदने का मुद्दा भी गूंजेगा। रेडी टू ईट योजना को लेकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सदन में 7,400 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट भी रखा गया है। अनुदान प्रस्ताव दो विधेयक भी जो है अनुदान प्रस्ताव याचिका करें लगाएंगे। इधर वहीं आज मोहन कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश में होने जा रही है। मंत्रालय में सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस पर चर्चा संभव है। तो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, सुबह 11 बजे के आसपास बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी आज की बैठक में लगाई जा सकती है। तो एक तरफ देश में जहां लेखा जोखा पेश होना है, तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज छत्तीसगढ़ में, तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। तो वहीं रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें मानसून सत्र में आगामी दिनों की रणनीति पर चर्चा की गई। विपक्ष के सवालों के जवाब देने पर रणनीति बनाई गई। बीजेपी विधायकों से 6 महीने के विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई। आगामी 6 महीने के कार्य योजना की भी रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विधायकों से विकास कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें खास तौर पर मॉनसून सत्र में विपक्ष की सवालों और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विधायकों से अपने 6 महीने के विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड भी मांगी गई है, चूंकि सरकार को 6 महीने गठन के हो चुके हैं और अब रिपोर्ट कार्ड मांगी गई है कि पिछले 6 महीने के दौरान विधायकों ने क्या काम किया है विकास से जुड़ा हुआ। ये सारी रिपोर्ट तैयार करें, जिससे सदन पर जरूरत पड़ने पर सदन के पटल पर भी रखा जाए। इधर कांग्रेस के दोनों प्रभारी सचिव आज रायपुर आ रहे हैं। चंदन यादव और विजय जांगिड़ आज रायपुर आ रहे हैं। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे। कल होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की जाएगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर घेराव होगा। कांग्रेस कल सड़क पर उतरकर विधानसभा का घेराव करेगी। तो कल विधानसभा के घेराव का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है, जिसमें खासतौर पर बढ़ते अपराध और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करने की कोशिश, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश होगी। और इसके लिए रणनीति बनाने के मकसद से आज दोनों प्रभारी सचिव छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज होगी। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, इसको लेकर आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज सुनवाई करेंगे। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक और याचिका लगाई गई अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से और इस पर आज फैसला संभव है। आज चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि हाई कोर्ट ने जब याचिका लगाई गई तो हाई कोर्ट ने इस पर फैसले पर रोक लगाने से इनकार, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले कर चुका है, लेकिन फिर भी एक और याचिका लगाई गई है जिस पर आज सुनवाई होगी।
इधर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं। तमिलनाडु में कमला के पैतृक गांव में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के मन्नारकुडी में जश्न मनाया जा रहा है। गांव के लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की है, विशेष पूजा की गई है, क्योंकि कमला हैरिस मूलतः इसी गांव की रहने वाली हैं। मन्नारकुडी की तमिलनाडु की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था, कमला हैरिस के नाम को आगे किया। उसके बाद अब कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकती हैं और इन सब के बीच में अब इस उम्मीदवारी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है भारत के तमिलनाडु के मन्नारकुडी गांव में, चूंकि कमला हैरिस मूलतः इसी गांव से संबंध रखती हैं। इधर कोबरा कांड में यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी आज पूछताछ करने जा रही है। एल्विश यादव को लखनऊ तलब किया गया है। एल्विश के करीबियों ने करीबियों से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। मेनका गांधी की संस्था ने सांप की तस्करी का आरोप लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग से भी यह मामला जुड़ा हुआ है। रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 के विजेता हैं एल्विश यादव, लेकिन पिछले दिनों गंभीर आरोप लगे थे सांप की तस्करी और सांप के जहर की तस्करी को लेकर, खासतौर पर कोबरा सांप की तस्करी और जहर को लेकर। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और ईडी आज पूछताछ करने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से भी चूंकि ये मामला जुड़ गया है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों का भी इधर उधर लेन देन किया गया है। इसी को लेकर ये एल्विश यादव की मुश्किलें पिछले दिनों बढ़ गई थी, गिरफ्तार भी किया गया और आज ईडी पूछताछ करेगी एल्विश यादव को। लखनऊ तलब किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में मुठभेड़ हुई है। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान जख्मी हो गया। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में मुठभेड़ हुई है। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है और आतंकियों की तलाश में एक सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि करीब 24 के आसपास आतंकी इस इलाके में आसपास में छुपे हुए हैं जिन्होंने घुसपैठ की है। तो एक एक कर बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन सेना की तरफ चलाया गया है। इन सबके बीच बट्टल सेक्टर में मुठभेड़ हुई है। घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई थी आतंकियों की तरफ से, उसे नाकाम कर दिया गया जवानों की तरफ से। दतिया से खबर, जहां पर SBI बैंक में एक महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। महिला बैंक में कैश काउंटर पर पैसे जमा करा रही थी और तभी दो बदमाश रुपयों से भरा बैग लूटकर भागने लगे, जिनमें से एक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं दूसरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सलमान खान शहडोल का ये रहने वाला है, उसकी पहचान उसके रूप में हुई है। वहीं भागने में सफल हुए आरोपी की पहचान जावेद के रूप में हुई है, जो दतिया का रहने वाला है। पूरी घटना बैंक में लगे CCTV फुटेज में कैद हुई है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलीबारी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रायपुर पुलिस साइबर टीम की जो पुलिस है वो रायपुर पहुंची है। अमनदीप वाल्मीकि उर्फ अम्मू समेत लक्ष्मण दास बाजीगर, रवि कुमार सेन को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर झारखंड से पहुंची है टीम। झारखंड से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को इसके बाद जेल भेजा गया है। तेलीबांधा थाने में हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि दिन दहाड़े फायरिंग करके 2 बाइक सवार नजर आए थे। बाइक सवार फायरिंग की थी और उद्योग भवन के सामने स्थित एक बिल्डिंग के सामने ये फायरिंग की गई थी। कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलीबारी की गई थी और दहशत फैलाने के साथ साथ जान से मारने की कोशिश के तहत आरोप इनके खिलाफ लगाए गए हैं। बाद में पता चला कि पूरा नेक्सस था और अमन साव गैंग से ये जुड़े और 3 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी झारखंड से हुई है, जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर टीम पहुंची है। बारिश का मौसम सबके लिए सुहाना होता है। इस समय बाग बगीचे और जंगल भी हरे भरे हो गए हैं। इस दौरान इंदौर जू में वन्य प्राणियों की अटखेलियां और मस्ती देखने को मिल रही है।
कुछ समय पहले शहर में भीषण गर्मी से अब वन्य जीवों को राहत मिल रही है, तो वहीं ये वन्य जीव सबसे ज़्यादा बाड़े की वाटर बॉडी में खेल रहे हैं। अन्य जानवर भी ज़्यादा समय पानी में बिताते नजर आ रहे हैं। उनकी हरकतों से यही कहा जा सकता है कि मौसम उनके लिए भी बहुत अनुकूल है। बारिश के मद्देनजर इंदौर जू के सभी पिंजरों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। समय पर भोजन और चिकित्सा व्यवस्था भी की जा रही है। बाड़ों में बने एक्टिविटी सेंटर का पूरा उपयोग होता नजर आ रहा है। इस प्रकार चिड़ियाघर प्रबंधन पानी की सफाई का भी खास ध्यान रख रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे जब ब्रेक के लिए रुकेंगे तो ब्रेक के बाद फिर आपको देखिएगा हमर बानी हमर गोठ। अन्नदाता के चेहरे पर बिखरी है मुस्कान। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के मकसद से किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है। किसानों के हालात सुधारने के लिए सरकार की ओर से लगातार कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जहां एक और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की, तो वहीं 2014-2015 और 2015-16 के 2 साल का बकाया बोनस भी किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया। इससे प्रदेश के किसानों को आर्थिक शक्ति मिली। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो रिमोट के बटन दबाए हैं जेकर से छत्तीसगढ़ के किसानों ने ये सोचा भी नहीं था कि उन्हें बोनस की ये रकम कभी मिलेगी, लेकिन पीएम मोदी ने बकाया बोनस देने की गारंटी दी, जिससे सूबे के किसानों को यकीन हुआ और प्रदेश में सरकार बनते ही इस गारंटी को पूरा करते हुए सरकार की ओर से 25 दिसंबर को प्रदेश के 13 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। 2 साल के धान के बोनस 15 साल जब हमारी सरकार रही से तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पाए रहे। वो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के धान के बोनस 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस बकाया बोनस की राशि भेजे के काम करे हैं। बोनस देने की भी बात किया था, बोनस भी हम लोगों ने 2 साल का उन्हें दिया। लोग भले ही भूल जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं भूलती है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसे समय पे हम लोगों ने पूरा किया। लोग तो बिल्कुल उसे उम्मीद अब लगाना ही छोड़ दिए थे, लेकिन इसके बावजूद करीब 4000 करोड़ का राशि हम लोगों ने बोनस के रूप में किसानों के हित में जारी किया। 2 साल का धान बोनस एक साथ मिलने से किसान फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि फसल कटाई के ऐन मौके पर बोनस राशि मिलने से उन्हें बहुत सहारा मिला है। भाजपा सरकार है जो किसान मन के हित में बोनस ला दे बर जो संकल्प लिए रही से, और वो बोनस ला जैसे ही सरकार बनी और किसान मन के खाता में जब डाली तो किसान मन के बहुत खुशी के ठिकाना नहीं रही से। और मैं भी किसान और महूला बोनस के लाभ मिली। मैं वर्तमान जो सरकार है भाजपा के सरकार साई जी की सरकार है, जिला में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं यहाँ कि इन वक्त में जो वो पिछले सरकार के दौरान वो जो बोनस नहीं दे पा रही से बोला जैसे ही सरकार बनी और किसान मन के खाता में बोनस के रूप में डाली। बोनस की राशि की मदद से किसी ने बेटी की शादी की, किसी ने बाइक खरीदी, तो यह रकम किसी के लिए घर का जरूरी सामान खरीदने में काम आई। इस सौगात के लिए किसान तहे दिल से सीएम साय का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और कई किसान में देखे हो एक मुश्त जो पैसा होकर खाते में इसे तो कृषि उपकरण ली से, कई बड़े किसान है वो ट्रैक्टर भी ली से, और आर्थिक तरक्की के साथ साथ किसान एक संबल मिली और सरकार जो घोषणा करी सोला पूरा करी तेकर से किसान ला बहुत पर्याप्त फायदा मिले। धन्यवाद देवो हम ये सरकार ला जो घोषणा कर रही सोल पूरा करी से। अपने मोदी जी की गारंटी योजना के अंतर्गत किसानों को जो पिछला बकाया था 2 साल का बोनस देने का जो वादा किया था, और सरकार बनने के तुरंत बाद सभी किसानों को 2 साल का बोनस मिला, जिसमें किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ। कई लोगों ने अपने जो पुराने कर्जे थे उनको चुकाया। कई किसानों के घर में शादियां थी, बेटी की शादी, बेटे की शादी, उसके काम के लिए पैसे का उन्होंने उपयोग किया। और कई प्रकार के घरेलू पारिवारिक जो समस्याएं थी इस पैसे से उन्होंने इसका निपटारा किया।
धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी का कहना है कि जिले में वर्ष 2014-15 के 72,161 और 2015-16 के 68,384 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान के लंबित बोनस राशि लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 14-15, 15-16 का कुल मिला के करीबन 67,000 किसान थे और 67,000 किसान में से दोनों साल का मिला के 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुकी है। विष्णुदेव साय सरकार अन्नदाताओं की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके और जिससे किसान उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सके। 2 साल का बोनस मिलने से किसान गदगद हैं और वो इस उपहार के लिए साय सरकार का आभार जता रहे हैं।